जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने नया भूगोल का क्लास देखेंगे। ब्रह्मांड का क्लास पढ़े ना, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड पढ़े। आज तीसरा दिन क्लास है। इससे पहले आपको बताए थे सौर मंडल, एक दिन पूरा पढ़ाए थे, सब देख लीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पढ़ेंगे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी और जो सूर्य के बीच में संबंध है, जैसे उपसौर की घटना, अपसौर की घटना, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, कब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, कब दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, कब दिन रात बराबर, तो वो सभी चीजें आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। हम आपको जब पढ़ाए थे सौर मंडल, तो क्या बताए थे, सूर्य एक तारा है। क्या? सूर्य आपका एक तारा है और सूर्य के चारों ओर, देखिए सूर्य के चारों ओर क्या कहता है, पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार। देखिए बीच में बनाते हैं तो समझने में आपको सुविधा है। बीच आपका सूर्य है, इसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कहता है, चक्कर लगाते कौन? पृथ्वी। बनाएंगे पूरा कक्षा सही रहेगा आपका। ऐसे दीर्घ वृत्ताकार हम बात करेंगे। वृत्ताकार में होता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, पृथ्वी इसके चारों चक्कर लगाता। देखिएगा वो आपको बताए थे क्या, पश्चिम से पूरब की ओर। क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए क्या होता है आपका, सूर्य क्या होता है, सूर्य किधर देखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता सूर्य स्थिर है, लेकिन क्या होता है वो हमको दिखाई इसलिए देता क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब पश्चिम से पूरब की ओर हम बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब हम देखते हैं, ये देखिए पृथ्वी जैसे इस तरह, देखिए यहाँ पर एक पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करेगा, पृथ्वी के पास दो गति होगा, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। ये पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगाएगा और वो भी हम घटना देखेंगे। क्या? पृथ्वी के चारों इसका उपग्रह कौन, इसका उपग्रह कौन? चंद्रमा। इसका उपग्रह कौन? चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा पे इसके चारों चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चारों। तो ये चीजें अच्छी तरह समझिएगा, पूरा इंटरेस्टिंग क्लास है आज का। तो देखिएगा ये हमारा, तो देखिए पृथ्वी के पास दो गति होती है। पृथ्वी के पास दो, या कोई भी ग्रह उसके पास आपको बताए थे दो गति होता है। एक अपने अक्ष पर जो घूमती है, एक अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं। और एक जो परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो सेम उसी तरह पृथ्वी के पास दो गतियां। फर्स्ट देखिए जो अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर किसी भी तरह दिखेगा, वो पश्चिम से आपका पूरब की ओर घूमेगा। तो अपने अक्ष पर हम बात करेंगे जो घूमता है उसको कहते हैं, देखिए क्या क्या कह सकते हैं, दैनिक गति, दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, या परिभ्रमण गति। नहीं, अपने आप भ्रमण करते हैं अपने आप को। तो ये तीन जो, और याद रखिएगा अपने अक्ष पर जो घूमते उसी के कारण क्या था, अपने अक्ष पर घूमना क्या, दैनिक गति या घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं इसी के कारण होते हैं। दिन रात किसके कारण होते हैं, किस गति के कारण? तो दैनिक, घूर्णन गति या परिक्रमण गति। अब आप बात करेंगे, जैसे आप देखिए क्या होगा, जैसे पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी ना, ये घूम रहा है ऐसे ना, ये ऐसे चल रहा, ये तो होगा उसका परिक्रमण। लेकिन जब अपने आप पर ऐसे घूमेगा क्या होगा, जैसे अभी इधर देखिए सूर्य की ओर जो भाग होगा क्या होगा, उधर क्या होगा आपका, सूर्य की ओर जो भाग है उधर अभी आपका दिन होगा। जैसे जैसे इधर घूमेगा ये धीरे धीरे रात होते चलेगा, इधर वाला भाग घूमते घूमते धीरे धीरे उधर क्या होगा, दिन होगा। तो इसी के कारण याद रखना, घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। दूसरा गति देखिएगा परिक्रमण गति, परिक्रमण गति जो परिक्रमा करते हैं, या वार्षिक गति। परिक्रमण गति ये कौन गति होगा, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, इसको याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। अगर आप बात कीजिएगा सूर्य के चारों ओर जो ये चक्कर लगाते हैं ना, कौन, पृथ्वी, कितने वेग से लगाते हैं वो देख लेते हैं आपका। तो वेग आपका हो जाता है 29 पॉइंट, देखिए इसका जो वेग होता है इसमें 29.8 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं प्रति सेकंड। जो पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों जो चक्कर लगाता है ना इधर से, ये कितना
कितना वेग से लगा था? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर या प्रति सेकंड, इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे ना, ये कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये देखेंगे आपको 365 दिन और 6 घंटा, लगभग 6 घंटा। तो 365 दिन और 6 घंटे में, इसी को हम एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ष। तो क्या था समानता में एक वर्ष में 365 दिन पढ़ते हैं। देखिए 6 घंटा जो अतिरिक्त होता है, इसी को हम 6 जोड़ोगे, 4 वर्ष के बाद क्या एक लीप ईयर होता है, अधिक वर्ष, उसमें क्या होता है? 366 दिन होते हैं। यही 6 घंटा जो आपका बचता है उसी को। और ये जो एक परिक्रमा करते हैं अपने अक्ष पर, ये 24 घंटा, लगभग कितना है? 24 घंटा। इसी के कारण आपको बताया था 3 घंटा है। लगभग एक जो अपने अक्ष पर एक बार घूम लेते हैं, एक बार अपने अक्ष पर घूम लेते हैं, कितना देर में? लगभग में 24 घंटा। और परिक्रमण जो करते हैं, जिसके कारण याद रखें ऋतु जो बदलती है, मौसम जो सब ऋतु बदलते रहती है, वो किसके कारण? वर्ष में ऋतु बदलती है, तो वार्षिक गति। इस चीज को याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज आता है, देखिएगा यहाँ से जो आता है एक आपका प्रकाश चक्र। प्रकाश चक्र, तो प्रकाश चक्र हम किसको कहेंगे? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है। अगर मान लो जैसे यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ से क्या होगा? इस तरह से एक रेखा होगा कि इधर देखेगा, इधर प्रकाश है, इधर प्रकाश नहीं हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बताया आपको, प्रकाश चक्र कहेंगे। नेक्स्ट आपका देखेंगे उपसौर और अपसौर की घटना भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको ये याद नहीं हो जाएगा उपसौर कब होता है, अपसौर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए अब इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आपको क्या उपसौर अपसौर की घटना से पढ़ने से पहले जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसतन दूरी, देखिए औसतन दूरी, औसतन जो दूरी होता है किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच में 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसको मान सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। अब आप देखिएगा, इसी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है, खगोलीय इकाई, याद रखिएगा, खगोलीय इकाई। ये क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। और ये कितनी दूरी होती है? लगभग एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना किलोमीटर? लगभग आपका होगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग में बात करेंगे। अब आप देखिए औसतन दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, औसतन दूरी। अब आप बात कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इस चित्र को समझिए। जैसे आपको बताया ना, जैसे पृथ्वी यहाँ चक्कर लगा रहा, अभी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, और एक चीज यहाँ देखो यहाँ पर आएगा, देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा सबसे नजदीक है ना, सबसे क्या है? नजदीक है, यहाँ पर दिख रहा सबसे दूर है। जिससे देखिएगा आपका एक स्थिति होता है आपका इस तरह से दीर्घवृत्ताकार में, सबसे नजदीक होता है। तो याद रखिएगा, जब सबसे नजदीक होता, ध्यान दीजिए, सबसे नजदीक और सबसे दूर, ये सबसे दूर होगा। अब इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे उपसौर। देखिए हम आपको बता देंगे, दिन भी याद रहेगा, उपसौर, और इसको इंग्लिश में याद रखिएगा तो पेरीहेरियन। और इधर देखिएगा अपसौर, ये हमारा अपसौर, इसको हम कहते हैं, ये इंग्लिश में आप कहेगा एपहेरियन। तो ये इंग्लिश में देख ले। अब देखिए आपको याद डेट कैसे करना है, कंफ्यूजन कभी डेट हो तो हम बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 जनवरी, ये सबसे नजदीक होगा 3 जनवरी को। कब होगा? 3 जनवरी को। और सबसे दूर होगा 4 जुलाई को। सबसे दूर पर होगा 4 जुलाई को। अब मान लेते हैं, आपको देखिए जो चीज हम बता रहे हैं उस चीज को ध्यान दें। अब उपसौर देख लेते हैं। अब मान लेते हैं उपसौर कब होगा? सबसे नजदीक जब होगा। तो अब देखिए ये कैसे आप डेट याद रखिएगा। आप बताइए, कभी कंफ्यूजन हो जाता है जनवरी जुलाई में, यानी उपसौर अपसौर में। तो आप ध्यान दीजिए, नजदीक उपसौर, अगर आप जनवरी पहले मंथ के या डेट देखिए, डेट काउंटिंग करते हैं, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। आपको नजदीक कौन होगा? 3 होगा कि 4 होगा?
3 कहिएगा तो 3 हो गया, 3 हो गया इधर, और दूर वाला में आपका 4 होगा। अब हम बात करते हैं महीना में, तो जनवरी फरवरी पढ़ के देखिए, तो जनवरी आपका क्या हो जाएगा, जनवरी आपका पहले आएगा और जुलाई का आपका बाद में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप उपसर्ग की घटना को 3 जनवरी और अपसर्ग की घटना को 4 जुलाई कह सकते हैं। ये जो इस समय डिस्टेंस होती है, इसमें होता है लगभग आपका 14 करोड़ 70 लाख, 14.70 करोड़ कह सकते हैं, 14 करोड़ 70 लाख लगभग किलोमीटर का होता जब उपसर्ग की घटना होती है। जब अपसर्ग की घटना होगी तो देखिएगा आपका 15.21 करोड़, मतलब 15 करोड़ 21 लाख। और औसतन दूरी आपको बताए थे, औसतन लगभग 14 करोड़ 96 लाख। कभी कभी आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, लगभग 15 करोड़ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो 1 खगोलीय इकाई के बराबर होता है। अब हम देखेंगे सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। देखिए सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होगा, सोलर इक्लिप्स कहते हैं इसको, और चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। ये घटना आपको बहुत आसानी से समझ, बहुत चीजें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आज आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जैसे पता उदाहरण दीजिए, हमारा सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या आपका तारा है, और आपका इसके विभिन्न कक्षाओं में आपको क्या बताते, विभिन्न कक्षाओं में क्या करेंगे ना, ग्रह चक्कर लगाते थे। लेकिन पृथ्वी का एक अपना एक खास चक्कर होगा, आपका पृथ्वी का एक अपना खास क्या होगा, पथ होगा जिसमें ये चक्कर लगाएंगे। तो आप देखिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर कहीं भी पृथ्वी मान लेते, पृथ्वी क्या करता है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मानते पृथ्वी का। अब देखिएगा पृथ्वी के फिर चारों ओर क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा, कौन चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। ध्यान दीजिए, सूर्य इस तरह से देखिए, इस तरह से आपका लगाता है चक्कर ना, पृथ्वी सूर्य के चारों और चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। तो ये देखिए क्या होगा, आप समझिए, देखिए ये जब चक्कर लगाएगा ये, तो ये देखिए ऐसे चक्कर लगा लगा के क्या आ जाएगा इसके बीच में, ध्यान दीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। अब बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या कभी क्या सूर्य दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि आपका चंद्रमा आ गया तो सूर्य आपको दिखाई देगा ही। मतलब किसी खड़ पे मानते यहाँ पर एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति यहाँ, अगर इसके व्यक्ति कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा क्या ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो सेम उसी तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। तो जानते हैं पृथ्वी के आकार से चंद्रमा का आकार छोटा ही होता है। तो देखिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर दो स्थिति हो सकता है। देखिए जब पूरा पूरा सूर्य दिखाई नहीं दे, दो तरह से आंशिक सूर्य ग्रहण भी हो सकता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी हो सकता है। तो देखिएगा आंशिक और पूर्ण, जब पूरा दिखाई नहीं देगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब थोड़ा भाग नहीं दिखाई देगा तो उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। और ये याद रखिएगा सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या को। हमेशा जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो किस दिन होगा, अमावस्या को ही होगा, याद रखना है। क्योंकि अब याद रखना दूसरा, ये तो देख लिया सूर्य ग्रहण। अब इससे संबंधित देख लीजिए पूर्ण ग्रहण, पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण ये अधिकतम 250 किलोमीटर के क्षेत्र तक दिखाई देगा। कितना, 250 किलोमीटर के क्षेत्र तक दिखाई दे सकता है। और याद रखिएगा 2 घंटे में नहीं होगा, लेकिन किसी भी जगह के लिए अधिकतम 7 मिनट है, अधिकतम 7 मिनट हो सकता है। मतलब दिन में रात हो जाएगी, ये अधिकतम कितना मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए हो सकती है। ये आपका हो जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब आप देखते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए यहाँ सूर्य रख दिया आपका, पृथ्वी इसके कक्षा में चक्कर लगा रही है और इसके कक्षा में क्या कर रहा है, चंद्रमा एक चक्कर लगा, इसके कक्षा में चंद्रमा, और चंद्रमा भी यहाँ आ गया। देखिए चंद्रमा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। आप बात कीजिए क्या, देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वास्तविक वो सूर्य के प्रकाश से हमको चमकते दिखाई देगा। तो मतलब क्या होगा, जब ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा, तो क्या सूर्य आपका चंद्रमा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसी के कारण याद रखिएगा
चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में टपक जाए। सूर्य याद रखिएगा, सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा, सूर्य अपनी जगह स्थिर रहेगा, सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। या तो बीच में आएगा चंद्रमा, यानी तो बीच में आएगा पृथ्वी। अगर चंद्रमा डिस्टर्ब कर रहा है बीच में आके, सूर्य को दिखाई नहीं देगा, तो मतलब पृथ्वी के लिए सूर्य ग्रहण हो गया। अगर पृथ्वी ना चंद्रमा को हो गया तो सूर्य तो दिखाई देगा पृथ्वी को, लेकिन चंद्रमा में क्या होगा? चंद्रमा का अपना प्रकाश होता नहीं है, तारों का अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह और उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। तो क्या होगा? ये आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, ये आपका हो जाएगा चंद्रग्रहण। तो सेम जैसे ये दो प्रकार के, तो इस तरह से ये भी आपका दो प्रकार का, आंशिक और पूर्ण रूप से। तो ये आपका हमेशा पूर्णिमा को होगा, ये हमेशा पूर्णिमा को होगा, क्योंकि अमावस्या को ऐसे भी चंद्रमा तो दिखाई देता नहीं है, तो ग्रहण लगने का कैसे पता लगेगा? इसलिए याद रखना है पूर्णिमा को, चंद्रग्रहण हमेशा कहाँ लगता है? पूर्णिमा को। याद रखिएगा, ये आपका पूर्णिमा और ये आपका अमावस्या। और एक और चीज याद रखिए, ये हर पूर्णिमा को नहीं लगता। क्यों लगता है? तो इसका कारण था कि दोनों के जो पथंतर अगर बराबर होता तो होता, लेकिन दोनों के पथंतर में लगभग 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण ये प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं लगता। बट क्या होता है? अधिकतम वर्ष में अधिकतम 3 बार से ज्यादा लग भी नहीं सकता। तो इस तरह से हम देखिए आपका ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब हम देखेंगे कब दिन और रात बराबर होते हैं, कब दिन छोटा होता है, कब दिन बड़ा होता है, वो देखते हैं। तो आप देखिए इसको, सबसे पहले इसके लिए हम देखेंगे पृथ्वी का आपको संरचना देशांतर और अक्षांश जब पढ़ाए, तो उस चीज को देख लीजिएगा जो आपका देशांतर और अक्षांश का भी हो, क्योंकि वो यहाँ पर आपका काम आएगा। तो देखिए पृथ्वी को आपको बताए थे एक 0 डिग्री अक्षांश 2 भागों में बांटता है। याद रखिएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, कौन आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दिखेगा तो दक्षिणी गोलार्ध, नीचे कौन आपका दक्षिणी गोलार्ध, 2 भाग में बांट दिया। अब यहाँ से मुख्य अक्षांश आपका पढ़े थे 23.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री आपका उत्तरी, और फिर 90 डिग्री उत्तरी, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। और यहीं से आपको मौसम ही बताए थे आपका कि कहाँ ज्यादा गर्मी ठंडा, वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, अभी आज फिर से हम देख लेंगे आपका, तो फिर यहाँ से आपका देखिए दक्षिण में सेम उसी तरह जैसे उत्तर में, तो आपका यहाँ से आपको बताएगा था ये क्या आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। वास्तविक में ये एक वृत्त होता, चारों चक्कर लगाता है पूरा पृथ्वी के लिए फिरेगा, लेकिन कहीं छोटा जगह के लिए रेखा ही ना होगा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। आपको बताए थे इसको इक्वेटर भी कहते हैं। और ऊपर वाला बताते थे कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक बेल्ट, और ये आपका होता है तो उत्तरी ध्रुव। नीचे आपका देखिएगा मकर रेखा, फिर आपका अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक बेल्ट, और फिर आपका ये दक्षिणी ध्रुव, क्या आपका साउथ पोल। तो ये देखिए आपका यहाँ से ये किया है ना, सूर्य का जो क्षेत्र होता है मुख्यतः यहाँ से यहाँ तक, देखिए सूर्य क्षेत्र, जब सूर्य यहाँ से देखिए लंबत यहीं तक जा सकती है, इससे ज्यादा लंबत नहीं, इधर नहीं जाएगी, इधर आपका प्रकाश जाएगा, तिरछा ही जाएगा, लंबत नहीं जाएगी। अब आप इस चीज को समझिए, तो देखिए इस चीज को हम लिखते हैं आपका, देखिए 21 मार्च 23 सितंबर, 23 सितंबर 3 महीना का चक्र होगा। देखिए आप समझते हैं 21 जून और 22 दिसंबर, 22 दिसंबर महीना में आपको कभी दिक्कत नहीं है, समझिए। 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर, हम जानते हैं कि जो भाग कर्क रेखा, भाग से कर्क रेखा में चलती है, तो 21 जून में क्या होगा, भाग गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी गर्मी। तो गर्मी किस मौसम, गर्मी के में क्या होगा, दिन बड़ा होता है, तो हम बात करेंगे ये दिन बड़ा हो गया। सबसे बड़ा दिन होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में, कब, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, तो मतलब सबसे छोटा दिन हो जाएगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कब, 21 जून को, अब देखिए ये चक्र होता है 21 मार्च पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, 2 बार, यानी वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर क्या था, सीधी किरणें पड़ती है सूरज की, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में
बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक एक बार आती है, तो यहाँ पर गर्मी और ठंडा दोनों होता है। यहाँ पर थोड़ा ठंडा ज्यादा गर्मी कम, और यहाँ दोनों दूर पर आपका सिर्फ ठंडा ही ठंडा था। तो इसको याद होगा, क्या बताया था आपको, कटिबंध देखिए, उष्ण कटिबंध बताए थे। ये यहाँ से यहाँ तक एरिया जो उपोष्ण कटिबंध होता था ये, और यहाँ से आगे फिर देखे थे आपका शीतोष्ण, फिर आपका देखे थे उष्ण यानी पोलर जो ध्रुव होता है वो कटिबंध आपको पढ़ाया था, उसमें तो मिलेगा। तो आप समझिए, देखिए मार्च वाले यहाँ 3 महीना होता है। मार्च में यहाँ सूर्य मानते हैं, यहाँ पर 21 मार्च होते हैं, तो यहाँ से 3 महीना बाद यहाँ देखिए मार्च में अप्रैल मई जून यहाँ तक गया सूर्य। फिर सूर्य देखिए क्या होगा, रिटर्निंग आएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, रिटर्निंग आगे देखिए क्या होगा, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ आएगा, सितंबर कहाँ गया, यहाँ आया। फिर 3 महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर कहाँ होगा, यहाँ आएगा, मतलब इस पर ध्यान दीजिए, इस पे। तो यहाँ से देखिए फिर 3 महीने दिसंबर में आया, फिर यहाँ से रिटर्निंग मारेगा ऐसे, तो जनवरी फरवरी मार्च में कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये आपका सर्कल चलते रहता है, यहाँ सूर्य चक्र यहाँ से यहाँ तक होता है। तो आप देखिएगा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा कहाँ, कर्क रेखा के क्षेत्र में, यानी उत्तरी गोलार्ध में हम बात करेंगे। तो उस दिन क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ देखिए गर्मी पड़ेगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसमें क्या होगा, ठंडा पड़ेगा। इससे याद रखिएगा उल्टा। अब आप बात कीजिएगा इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन होगा आपका 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे जो होते, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात समान होते। कब, दिन रात समान होता है, दिन और रात। कहाँ, अब सबसे बड़ा दिन हो गया, मतलब रात सबसे छोटी होगी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, इस चीज को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे, देखिए ये ठंडा वाला होता है, ये ठंडा होता है, सितंबर में ठंडा स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुवत रेखा पर होता है, इसलिए इसको हम शरद विषुव कहते हैं। और ये बसंत ऋतु होता है, मार्च में लगा, तो ये बसंत विषुव, इसको क्या कहेंगे, बसंत विषुव कहेंगे। इस चीज को याद रखेंगे। अब देखिए संक्रांति किसको कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन को जो सीमा होता है उसको हम कहते हैं संक्रांति। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है 21 जून को, उसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है उसको मकर संक्रांति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह से आप उम्मीद है कि आपका पृथ्वी और उसका स्वाभाविक संबंध बढ़े आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।